So in this chapter we are going to learn about major domains of Earth. जैसे अर्थ में किस किस तरीके के अलग अलग डोमेन्स हैं, किस किस तरीके से अलग अलग जो बायोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट है, किस तरीके से लिथोस्फीयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर, तो इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। इन तीनों जोन से अलग एक बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है अर्थ में, जहाँ पे पानी, ज़मीन और हवा तीनों इंटरेक्ट करती है और लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करती है। लाइफ फॉर्म इन द सेंस जैसे हम सांस ले सकते हैं, जहाँ हम खाना खा सकते हैं, इस तरीके से एक बायोस्फीयर है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर मतलब अर्थ में जहाँ जहाँ सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन जैसे मिट्टी हो गई, रॉक हो गए, और जो भी सॉलिड पोर्शन है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं धरती। तो धरती में जो जो चीज़ें हैं, जैसे लिथोस्फीयर कंप्राइज करता है रॉक्स और अर्थ का क्रस्ट, जो ऊपर जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में जो ये ऊपर की जो परत होती है, एकदम टॉप जो परत है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ सॉइल है, थोड़ा सा रॉक है, तो इसको क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट में जो रॉक है और सॉइल है जो प्रेजेंट है, उस लेयर को हम लिथोस्फीयर कह सकते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है, जो भी इस अर्थ के आसपास जितना लिथोस्फीयर है, इसको हम दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो लैंड मास है, लैंड मास मतलब ज़मीनी जो इलाका है, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब हिंदी में कहें तो महाद्वीप। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। और दूसरा जो है वाटर बॉडी, जहाँ जहाँ पानी है, उसको हम ओशियन कहते हैं। ओशियन मतलब समंदर सब जानते हैं। तो इस तरीके से हम लिथोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक अर्थ का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो लैंड मास है, इस लैंड मास में इस जो लिथोस्फीयर है, एक्चुअली जो लिथोस्फीयर है, उसमें ये सारे जो महाद्वीप हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इस तरीके से ये जो लैंड मास है, इसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो पानी वाला इलाका है उसे ओशियंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में मेजरली 7 हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा मैप में, एशिया है, यहाँ एशिया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं। जैसे कि हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। एशिया जो भारत जहाँ पे है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो जो यूरोप से जुड़ा हुआ एशिया का पार्ट है, उसे हम उस तरीके से अगर इसे पूरा कहा जाए तो एक हम यूरेशिया शब्द इस्तेमाल करते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के जुड़ाव को एक्सप्लेन करने के लिए। एशिया और यूरोप के बीच में एक माउंटेन रेंज है जो उरल माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। जिस तरीके से जो कंबाइंड लैंड मास है, यूरोप और एशिया को अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा यूरेशिया एक शब्द से हम डिनोट कर सकते हैं। अब ये यूरोप है, यूरोप एक अलग महाद्वीप है। यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास होता है। जैसा हम जानते हैं 3 तरह के सर्कल्स हैं, जैसे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। एक यहाँ पे एक इमेजिनरी 66.5 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो यूरोप कहीं ना कहीं यहाँ लाया करता है। अफ्रीका महाद्वीप सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड का। इससे इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच से पास करती है जो अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप है, एक रफ डायग्राम है, तो एकदम बीचों बीच से पास करती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों इमेजिनरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों पास होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है छोटी मोटी एग्जामों का। तीनों लाइनें किस महाद्वीप से पार होती हैं? एक जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो भी इसी महाद्वीप में है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो नदी है, अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें, जो लेंथ होती है, जैसे लेंथ के हिसाब से हम देखें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल ही है। अगर हम वाटर की जो फ्लो है, वाटर डिस्चार्ज जो होता है, वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से देखें तो अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नदी। एक दो छोटा सा शब्द का डिफरेंस है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। तो जो नाइल नदी है वो लॉन्गेस्ट नदी है, बट जो अमेज़न है वो लार्जेस्ट नदी है, लार्जेस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब नॉर्थ अमेरिका
थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, जैसे हम ये नॉर्थ अमेरिका देखते हैं और साउथ अमेरिका इस तरीके से कहीं ना कहीं जुड़ा, एक नैरो पैसेज से जुड़ा हुआ है। एक नैरो जो लैंड मास है, उसे अगर हम इस तरीके से देखें, जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा जो लैंड मास का इलाका होता है, उसे हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस पनामा कैनाल हमने सुना होगा। पनामा कैनाल है जो यहाँ से एक पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है। तो ये पनामा कैनाल है यहाँ पे। तो जो भी छोटा सा लैंड मास होता है, दो बड़े लैंड मासेस के बीच में, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये जो बीच में एक लैंड बॉडी होती है उसे इस्थमस कहते हैं। ये छोटा सा कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इस तरीके से ये जो छोटा सा लैंड मास है, इसे इस्थमस कहते हैं। और जो दो बड़े लैंड मास के बीच में एक छोटा सा वाटर बॉडी का गैप होता है, जिस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्ट्रेट, इसे स्ट्रेट कहते हैं। ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है, उसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। ये दो कीवर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लैंड मास दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका एक बड़ा लैंड मास है और साउथ अमेरिका एक बड़ा लैंड मास है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा लैंड मास, एक पैसेज है, तो उसे इस्थमस कहते हैं। और जो दो बड़े लैंड मास के बीच में, जैसे एक इंडिया एक बड़ा लैंड मास है और श्रीलंका भी रिलेटिवली बड़ा ही लैंड मास है, तो इन दोनों के बीच में एक वाटर पास होने की एक जगह है जहाँ से हम शिप वगैरह पास कर सकते हैं, तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। दूसरे कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया एक छोटा कॉन्टिनेंट है। एक आर्कटिक और अटलांटिक, ये फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन मतलब वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अगर हम अर्थ को देखें, जैसे अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। साउथ पोल के बीच में एक बड़ा सा लैंड मास है जो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पे लाइफ फॉर्म होने की संभावना बहुत कम है। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं बस वही जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो ये जो लैंड मास है, इसे अंटार्कटिक कहते हैं। ये भी एक कॉन्टिनेंट है। जैसा कि इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री करके, ये कभी कभी ऑपरेशनल होते हैं, क्योंकि साल के हर समय ये यहाँ पे काम करने लायक एनवायरनमेंट नहीं होता। तो अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर वो जगह है जहाँ पानी है, बिल्कुल पानी से घिरा हुआ जो इलाका है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि धरती में जितना भी पानी अवेलेबल है, उसमें से ओनली 2.5% वाटर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, या किसी तरीके से हम कपड़े धोने के लिए, या किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बचा हुआ 97.5% है, वो सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इसे पीते हैं तो तुरंत ही हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारी बीमारी हो जाएगी। बीमारी से हमें डेथ भी हो सकती है। जी हाँ, समुद्री पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये एक थीमेटिक मॉडल है पूरे वर्ल्ड का, किस तरीके से अगर हम बॉक्सेस में डिवाइड करें तो एशिया सबसे बड़ा होगा। ओशियन ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर कई ओशियन होते हैं। मेनली 5 तरह के ओशियन हैं हमारे यहाँ। 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। जो जितने ओशियंस हैं, जो ओशियन है वो आपस में कनेक्टेड है, इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। एक इमेजिनरी लाइन से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 जो मेजर ओशियन है, तो उनमें से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, फिर अटलांटिक ओशियन है, फिर इंडियन ओशियन है, फिर साउदर्न जो ओशियन है आर्कटिक ओशियन। ये अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, मतलब हैं। अब इन ओशियंस में जो सबसे बड़ा ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। अगर साइज़ के हिसाब से देखें, जो पैसिफिक ओशियन है वो अर्थ के पूरे 1/3 एरिया को कवर करता है। जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो मरियाना ट्रेंच, इसे रट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। जो पैसिफिक ओशियन इज़ मतलब ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है। अब अटलांटिक ओशियन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये एस शेप का है।
अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स है, उसके हिसाब से ये बिजिएस्ट ओशियन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके आसपास का पानी मूव करते रहता है तो न्यूट्रिएंट्स भी मूव होते हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जहाँ होते हैं उन्हीं की तरफ जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से जो प्लैंकटन है, जो मछलियों का मेन खाना है, वो ज़्यादा होते हैं उस इलाके में। तो इस तरीके से अटलांटिक ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इंडियन ओशियन, ये एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम से जाना जाता है। इंडियन, जो हमारा इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया के सामने, इंडिया से ज़्यादा घिरा हुआ है, तो इसे इंडियन ओशियन कहते हैं। मैप में देख के तो हमें पता चल ही जाता है कि ओशियन किस किस कहाँ कहाँ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीचों बीच है इंडियन ओशियन। इस तरीके, जहाँ अफ्रीका है यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ इंडियन ओशियन है पूरा। ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है। तो आर्कटिक सर्कल के अंदर साल के कुछ समय वहाँ पानी होता है, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है। तो इसीलिए इसे, जो कुछ समय वहाँ पानी होता है, जो गर्मी के समय होता है, तो वो पानी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसे एक ओशियन का नाम दे दिया गया है। अब जो थर्ड मॉड्यूल है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब हवा। एटमॉस्फेयर का सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो हवा है जो धरती के ऊपर है। अब एटमॉस्फेयर को जानने का सबसे आसान तरीका है ये डायग्राम। एटमॉस्फेयर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी ऑफ एयर एंड देयर यूसेज। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर सबसे निचला जो स्फीयर है एटमॉस्फेयर का, वो होता है जहाँ पे एरोप्लेन और जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, खेती, जो हमारा घूमना फिरना, जहाँ तक एयर होती है, एक्चुअली यहाँ पे बादल आ जाते हैं। इन बादलों के नीचे जो भी है वो ट्रोपोस्फियर है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर्स होती है। अब ये ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मीटरॉइड्स हैं वो जो यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब माउंटेन क्या है? माउंटेन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोई चीज़ माउंटेन है? जो माउंटेन होता है वो आसपास का जो एरिया है उससे थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, और जनरली उनका जो हाइट होती है वो 600 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो 600 से ऊपर की जो एक फॉर्म ऑफ मास है उसे हम माउंटेन कह सकते हैं। जैसा कि हमने टीवी में देखा होगा या कहीं पे भी ऑब्ज़र्व किया होगा, धरती में कोई भी इलाका एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचे पहाड़ है तो कहीं प्लेन इलाका है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंडफॉर्म मिलते हैं हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा लैंड है, जो धरती है, वो क्रस्ट पे एक तरीके से मूव हो रही है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है कि कंटिन्यूसली मूव हो सकती है। कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के अंदर चलती है, जो मैग्मा का मूवमेंट है कहीं, तो मैग्मा का जो मूवमेंट है उससे कहीं धरती ऊपर हो जाती है, कहीं नीचे हो जाती है। इस तरीके से जो क्रस्ट है वो मूव होता रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उन्हें माउंटेन कहते हैं। जो पहाड़ों की श्रेणियाँ होती हैं, अलग अलग पहाड़ों की कंटिन्यूस श्रेणियाँ होती है, उसे माउंटेन रेंजेस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हिमालयन माउंटेन रेंजेस हमने देखा है। बेसिन होता है, जो पहाड़ों के बीच में जो इलाका होता है जो एकदम प्लेन होता है, उसे बेसिन कहते हैं। एक उठा हुआ बहुत बड़ा लैंड मास जो अपने नॉर्मल जो एरिया है उससे हल्का सा उठा, उसे प्लाटू कहते हैं। जैसे कि एक दक्कन का प्लाटू है इंडिया में, हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा एक लैंड मास है जो नॉर्मल इंडिया से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो ये प्लाटू होता है। अब ये नदियाँ हैं, नदियाँ जो बहती हैं उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो एक मेन नदी में जाके मिल जाती है। किसी नदी से जो छोटी छोटी नदियाँ अब किसी बड़ी नदी में जाके मिलती हैं, तो बड़ी नदी की वो छोटी नदियाँ ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। ये प्लेन है, ग्रासलैंड की कह सकते हैं, जो एकदम प्लेन इलाका है। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। जो ज़मीन से जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है समंदर का, उसे कोस्ट कहते हैं। जो एक छोटे लैंड मास से कनेक्टेड, जो बड़ा लैंड मास है जो लैंड से कनेक्टेड ही हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे धीरे धीरे। जिस तरीके से हमने देखा, पहला जो कारण है लैंड मास बनने का, एक जो इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं अर्थ के अंदर, जो मैग्मा का मूवमेंट है उससे एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस है जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, जो लैंड के ऊपर होती है। एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे इरोजन है। इरोजन मतलब अगर
हम प्लेन धरती देखें तो उसमें अगर पानी बह के जा रहा है तो वो बहुत सारी मिट्टी ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इरोजन होता है, एक जगह से इरोड होके वो दूसरी जगह कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो एक लैंड मास में से इरोज होके वो दूसरे लैंड मास में कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगी मिट्टी। तो इस तरीके से जो लैंड मास है वो बनते हैं। जो डिफरेंट लैंड मासेस हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिवेशन और हाइट। तो जो लैंड मासेस है उसको हम या तो माउंटेन कह सकते हैं, या तो प्लाटू कह सकते हैं, या प्लेन कह सकते हैं। जैसा कि हमने देखा प्लेन एक प्लेन इलाका होता है, मिटा देते हैं इन्हें सबको। प्लेन्स नॉर्मल इलाके होते हैं, ये जो है इसका चेंज कर देते हैं कलर थोड़ा साफ दिखे। जो प्लेन होते हैं वो नॉर्मल इलाके होते हैं, उसमें हाइट नहीं होती और जो ग्रास लैंड होते हैं और बहुत अच्छी ज़मीनें होती हैं। तो और दूसरा है माउंटेन्स, जो यहाँ पे माउंटेन्स है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ ऊपर बर्फ़ जमी होती है, ये माउंटेन्स है। और तीसरा है प्लाटू। प्लाटू एक कह सकते हैं पहाड़ जो ऊंचाई पर है, पर वो एक तरीके से प्लेन ही है। अब ये माउंटेन्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब माउंटेन्स जैसा हमने वहाँ देखा, माउंटेन्स दिखने में थोड़े से एलिवेटेड होते हैं अपने नॉर्मल सराउंडिंग से। कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो इतने ऊंचे होते हैं कि वो पहाड़ों से भी ऊपर चले जाते हैं। कुछ पहाड़ ऊंचे कुछ पहाड़ जो इतने ऊंचे हैं कि जहाँ परमानेंटली बर्फ़ जमी हुई है उसे ग्लेशियर कहते हैं। वो एक तरीके से बर्फ़ के पहाड़ ही होते हैं। जो वहाँ जो क्लाइमेट है बहुत हार्श होता है, मतलब इतनी सर्दी होती है और ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि वहाँ पे रहना जो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स को भी रहना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, जो कलेक्शन ऑफ माउंटेन है, मल्टीपल माउंटेन्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उन्हें माउंटेन रेंजेस कहते हैं। जो माउंटेन्स हैं उनको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक फोल्ड माउंटेन होते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन होते हैं, एक वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उसको समझने का सबसे आसान तरीका, ये जो यहाँ लड़की कर रही है, ये जो हमारी अर्थ है उसमें भी कुछ ऐसे ही मूवमेंट होता है। एक कोई एक्सटर्नल जो प्रोसेस है, अगर अर्थ के किसी एक हिस्से को इस तरीके से प्रेस करे और दूसरी तरफ से इस तरीके से प्रेस करें तो जो एलिवेटेड जो धरती का हिस्सा है जो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, यही फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालयन माउंटेन और एल्प्स। ये बहुत हाल ही में बने हुए यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं जो राजस्थान मेनली हैं, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके दिल्ली तक ये रेंजेस हैं, छोटे छोटे पहाड़ है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है जो दुनिया भर में ओल्डेस्ट है। जो ब्लॉक माउंटेन्स है वो जैसे हम ये इमेज में देख सकते हैं कि ये धरती का एक हिस्सा एंटायरली दूसरे हिस्से से अलग होकर ऊपर उठा हुआ है, तो ये समय के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है उसे ग्रेबन कहते हैं। तो इस तरीके से जो माउंटेन बनते हैं उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो तो डेफिनेटली वॉल्केनिक माउंटेन्स तो ऑब्वियसली वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो बने हुए माउंटेन्स हैं, जो समय के साथ जो लावा है वो एक्यूमुलेट होके जमा हो के वो पहाड़ सा बन जाता है। जो पहाड़ लावा से बने होते हैं किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी से, उसे वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। जो अफ्रीका में जो फुजियामा जो जापान में है वो, और किलिमंजारो जो अफ्रीका में है वो एग्जांपल है वॉल्केनिक माउंटेन्स के। अब जो पहाड़ हैं वो किस तरीके से यूज़फुल हैं, जैसे माउंटेन्स में हमने देखा है कि वो ग्लेशियर जमा हो जाते हैं बर्फ़ के फॉर्म में, जो नेचुरल स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं। पानी का बहुत अच्छा स्टोरेज होता है, जो जब गर्मी होती है तो पिघल जाती है, फिर सर्दियों में फिर वो पानी जम जाता है एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्ब करके। जो बहुत सारी नदियाँ हैं उसके लिए ये वाटर सोर्स का काम करती हैं। बहुत सारे फ्लोरा और फौना यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं अगर अच्छा एनवायरनमेंट हो तो। इस तरीके से एक वॉल्केनिक इरप्शन का फ़ोटो दिया हुआ है। पहले यहाँ धीरे धीरे करके लावा जमा होता गया और ये माउंटेन बनते गए। फिर जिस तरीके से ये माउंटेन एक बार जब लावा शांत हो गया, एक टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो गया, तो इस तरीके से ये माउंटेन बन गया। ऊपर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ग्लेशियर है, जो बर्फ़ जमी हुई है। ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है बहुत सारी नदियों के लिए। प्लाटू एक तरीके से टेबल लैंड होता है। जिस तरीके से एक टेबल हम देख सकते हैं, टेबल कैसा होता है, इस तरीके से एक टेबल होता है जो 4 पैरों पे होता है।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं प्लेटू भी इस तरीके से थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। मान लीजिए ये नॉर्मल धरती है तो ये प्लेटू इस तरीके से होगा, ये पहाड़ नहीं होते बट थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। और यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल जो ये सरफेस है ऐसे ही एनवायरनमेंट होता है। और जो फ्लोरा फोना है, पेड़ पौधे और जानवर जैसे यहाँ रह रहे हैं वैसे यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से प्लेटू होते हैं। ये बहुत जो इंटरनल प्रोसेस है, जो माउंटेन जो लैंडफॉर्म क्रिएट होने का उससे बनते हैं, कई सदियों लग जाते हैं इनको बनने में। हमें सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा जो दक्कन का पठार है, इस तरीके से जो इंडिया है, दक्कन का पठार इतना बड़ा है जो थोड़ा सा उठा हुआ है धरती से। जो दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है वो तिब्बत प्लाटू है। तिब्बत प्लाटू जो है वो जो नॉर्मल सी लेवल है उससे 4000 से 6000 किलोमीटर ऊपर धरती से है, मतलब सी लेवल से है। तो इस तरीके से हम प्लाटू समझ सकते हैं। जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स नॉर्मली ग्रास लैंड्स होते हैं, जैसे एकदम स्ट्रेट, ये परफेक्ट एग्जांपल है प्लेन का। एकदम स्ट्रेट जो प्लेन होता है वो धरती एकदम सीधी सीधी होती है। नॉर्मली जो प्लेन्स हैं वो किसी बहुत बड़ी नदी के सिस्टम से एकदम प्लेन करी जा चुकी है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिलता है गंगा और यमुना, जो पुराने ज़माने में जो इतिहास में है बहुत तेज़ी से बहा करती थी, तो वो उन्होंने मिलके एक तरीके से पूरा लैंड फॉर्म एकदम स्ट्रेट कर दिया है। गंगा का प्लेन कह सकते हैं हम उसे। नदियों में जो मिट्टी बह के आती है ऊपर से यहाँ डिपॉजिट होते जाती है और धीरे धीरे जो लैंड फॉर्म है वो बनते जाता है, कुछ वैलीज़ बन जाती हैं। इस तरीके से जो प्लेन्स हैं वो होते हैं। अब ये जो लैंड फॉर्म है वो किस तरीके से ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल है और जो प्लेन्स है वहाँ रहना बहुत आसान है, क्योंकि प्लेन बहुत अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं जीने के लिए। और पहाड़ों में ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम होती है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं। इस तरीके से इंसान का रहना डिपेंड करता है वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। कभी कभी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो ह्यूमन जो सेटलमेंट है उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस तरीके से फ्लड का ये एक सीन है जहाँ पूरा बर्बाद हो चुका है घर। सॉरी, ये फ्लड वाला नहीं है, ये पोल्यूटेड नदी है। किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, गार्बेज जो हम डायरेक्टली नदी में डाल देते हैं, उसका फ़ोटो है। ये डिफरेंट सराउंडिंग और डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरीके से लोग रहते हैं। जैसे पहला जो है ये एक रेगिस्तानी इलाका, या मॉइस्चर कम है, पानी की शॉर्टेज है, तो यहाँ किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने आप को। एक दूसरा ये है बीच है। बीच में तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ बहुत लोग रहते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए। एक ये केरला की फ़ोटो है, बहुत अच्छा, वहाँ पे एक बोट रेस होती है, पता इसका नाम हम देखेंगे आगे। तो और एक यही समंदर के किनारे का एक इलाका है। तो ये कितनी अलग अलग लैंड फॉर्म हैं, हम कितने अलग लैंड फॉर्म में किस तरीके से जीते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। ये एक इलाका है जहाँ बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ पे लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि जो पानी है वो हमेशा बर्फ़ के फॉर्म में ही होता है, तो पीने के लिए भी आदमी को बर्फ़ पिघला के उसे पीना पड़ता होगा। ये एक माउंटेन के स्लोप में किस तरीके से भेड़ बकरी चरा रहे हैं, तो यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग किस आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7 में हम इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया के सराउंडिंग में क्या क्या है। जैसे कि इंडिया का टोटल जो एरिया है लैंड मास का वो 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 32 लाख 8,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। तो जो डिस्टेंस है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का वो ऑलमोस्ट 3,200 किलोमीटर है। और जो ईस्ट से वेस्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश और से कच्छ जो गुजरात में है, उसका जो डिस्टेंस है वो 2,900 किलोमीटर है। जिस तरीके से जो नॉर्थ में हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, अरेबियन सी है वेस्ट की तरफ, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की तरफ, और इंडियन ओशियन है साउथ में। इस तरीके से जो हमारा इंडिया का पोजीशनिंग है वर्ल्ड में है। इंडिया जो है वो टोटली नॉर्दर्न हेमस्फीयर में लाई करता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है। मींस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो ऑलमोस्ट हाफ वे से इंडिया से गुजरता है। जैसे ये इंडिया है तो यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरता है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो
जो अगर इक्वेटर जो यहाँ कहीं होता है तो उससे अगर हम देखें तो 8.4 डिग्री नॉर्थ जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर का यहाँ कहीं है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया जो है जो ग्रीनविच लाइन है उससे कहीं 68.7 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है, जो गुजरात का कोई पॉइंट है यहाँ, तो वहाँ से लेके 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। 97.25 डिग्री ईस्ट यहाँ कहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट में पोजीशनिंग है। इंडिया के जो नेबर हैं अगर हम देखें तो टोटल 7 कंट्री हैं जो इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयर करती है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की छोटी सी बाउंड्री जो 80 किलोमीटर के आसपास है जो अफ़गानिस्तान से लैंड बॉर्डर है। ऑब्वियसली ये पीओके का इलाका है, ऑफिशियली हमारा ही है, बट ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय पाकिस्तान, बट ये इंडिया का ही पार्ट है। एक तिब्बत है जो चाइना एडमिनिस्टर्ड तिब्बत है, उससे भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल ऑलमोस्ट पूरी कंट्री इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती है। भूटान एक कंट्री है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री हम कह सकते हैं वो बांग्लादेश की है। दिखने में तो पाकिस्तान लगता है बट एक्चुअल में बांग्लादेश से हमारी सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है। इधर म्यांमार से हम बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरीके से टोटल 7 कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर हम पॉलिटिकल मैप देखें इंडिया का तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल मैप है। ये ऑब्वियसली थोड़ा पुराना है, यहाँ पे तेलंगाना की बाउंड्री दी हुई है, बट ये पुराना मैप है। लेटेस्ट वाला थोड़ा अलग होगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कंट्री में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं? तो कंट्री में टोटल 29 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है जो केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है जिन्हें। हमारी दिल्ली नेशनल कैपिटल है, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। अगर हम फिज़िकल डिवीज़न की बात करें तो हमारा देश ब्रॉडली बहुत डाइवर्स तरीके से फैला हुआ है। जैसे कि नॉर्थ में हम देख सकते हैं हिमालय से घिरा हुआ है या हिमाद्री जिसे कहते हैं। बीच में मिडल हिमालय से हमारा जो कनेक्टिविटी है वो लाई करता है। फिर हिमालय से अगर हम नीचे आते हैं जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है जो गंगा के आसपास का इलाका है वो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट से बना हुआ है जो गंगा का प्लेन है। जो रिवर प्लेन है बहुत फर्टाइल इलाका है, यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है, कल्टीवेशन बहुत बढ़िया होती है। अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखें तो वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो राजस्थान का बहुत बड़ा थार डेजर्ट है, उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। फिर पेनिनसुला इंडिया है जो प्लाटू है बीच में है जो दक्कन का पठार कहते हैं। बीच में मध्य प्रदेश में विंध्यास रेंज है, सातपुड़ा रेंज है। फिर जो नर्मदा नदी है वो ऑलमोस्ट बीचों बीच बहती है इंडिया के। फिर वेस्टर्न घाट्स हैं जो वेस्ट की तरफ पहाड़ियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट कहलाती है या सह्याद्री कहते हैं जिसे। फिर ईस्ट की तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों के कुछ रेंजेस है उसे ईस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन के बीच में है। ये एक कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड एक क्या कहते हैं, एक लैंड फॉर्म नहीं होता है, कोरल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एक तरीके के। इसके बारे में देखते हैं। कोरल्स आर स्केलेटन्स, जो स्केलेटन्स होते हैं टाइनी मराइन एनिमल्स होते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो करते रहते हैं, फिर मरते रहते हैं, फिर उनके ऊपर नए बनते हैं, तो उनके स्केलेटन्स होते हैं। जो स्केलेटन से जो आइलैंड बनते हैं उसे कोरल आइलैंड्स कहते हैं। जो इनलैंड बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब इंडिया के बीच से कहीं से पहाड़ों से निकलती है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज नहीं है, इसको आगे बढ़ते चलते हैं। इंडिया में मेनली 2 आइलैंड के ग्रुप हैं। जिस तरीके से ये इंडिया है तो यहाँ पे लक्षद्वीप का एक आइलैंड का ग्रुप है और एक यहाँ अंडमान निकोबार का आइलैंड का ग्रुप है। तो ये भी इंडिया ही एडमिनिस्टर करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है पूरा। और जो निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, वो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। इस तरीके से इंडिया का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम 7th एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं।